सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज हम लोग ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत डिस्कस करेंगे क्लास 12th का सब्जेक्ट जीव विज्ञान। और जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, वो है हमारा लेसन नंबर 13, जो कि आरबीएसई सिलेबस के अनुसार है। और उस लेसन का नाम क्या है? पादप वृद्धि। आज हम लोग इस पादप वृद्धि के अंतर्गत भाग नंबर 2 पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि हमने इससे पहले पढ़ा क्या है। तो हमने भाग नंबर 1 जब प्रारंभ किया था तो उस समय हमने ये देखा था कि वृद्धि क्या होती है, अर्थात वृद्धि की परिभाषा क्या होती है, डेफिनेशन क्या होती है, किसको हम वृद्धि कहते हैं। तो हमने क्या जानकारी प्राप्त की थी कि किसी भी पादप भाग अथवा सजीवों के आकार और उसके क्षेत्रफल में होने वाले वह बढ़ोतरी जिसके फलस्वरूप उसके शुष्क भार में बढ़ोतरी होती है, हम इस लक्षण को पादपों की अथवा सजीवों की वृद्धि कहते हैं। बढ़ना क्या चाहिए? उसका ड्राई वेट बढ़ना चाहिए। इसके बाद में हमने एक छोटे से टॉपिक के बारे में बात की थी कि पादपों में वृद्धि का स्थल क्या होता है, किस भाग से वृद्धि प्रारंभ होती है। तो इसके अंतर्गत हमने क्या देखा था कि निम्न वर्गीय पादप जैसे शैवाल, ब्रायोफाइटा के संपूर्ण पादप का है वृद्धिशील क्षेत्र होते, यानी संपूर्ण पादप से पादप भाग से वृद्धि होती है। लेकिन उच्च वर्गीय पादप जैसे हम एंजियोस्पर्म की बात करें या फिर जिम्नोस्पर्म की बात करें तो उसमें एक निश्चित स्तर होते हैं जो शीर्षस्थ क्षेत्र कहलाते हैं, केवल उसी क्षेत्र से वृद्धि होती है। ऐसे क्षेत्र को विभ्योतक स्थल कहते थे। इसके बाद में हमने डिस्कस किया था कि विभ्योतक के प्रकार कितने होते हैं, विभ्योतक के प्रकार, और वो किसके आधार पर देखा था हमने? इसकी स्थिति के आधार पर देखे थे। तो वो 3 प्रकार के होते हैं, शीर्षस्थ, अंतर्वेशी और पार्श्वीय। इसके बाद में वृद्धि की प्रावस्थाएं देखी थी, वृद्धि की अवस्थाएं अथवा प्रावस्थाएं। तो वो 3 प्रकार की वृद्धि की प्रावस्थाएं हमने डिस्कस किए थे। कौन कौन सी? नंबर 1 विभाजन अवस्था, नंबर 2 कोशिका विवर्धन प्रावस्था और कोशिका विभेदन अवस्था। तो हम इन टॉपिक्स के बारे में पादप वृद्धि के भाग नंबर 1 में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। होता क्या है कि 3 अवस्थाओं से होते हुए, प्रावस्थाओं से होने के बाद में पादप की एक समग्र वृद्धि होती है। तो ये वृद्धि किस प्रकार से होती है? किस प्रकार का तात्पर्य क्या है कि एक सिंगल कोशिका विभाजन करने के बाद में जब 2 कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। 2 कोशिका क्यों कह रहा हूँ मैं? क्योंकि ये समसूत्री विभाजन हो रहा है किसके द्वारा? विभ्योतिक ऊतक के द्वारा। तो क्या ये दोनों कोशिकाएं आगे जाकर के पुनः विभाजन के द्वारा 4 कोशिकाओं का निर्माण करेगी, या फिर केवल एक कोशिका ही विभाजनशील रहेगी और दूसरी विभाजनशील नहीं रहेगी? समय के साथ में वृद्धि में क्या परिवर्तन होता है समय के साथ में? जैसे बरसात काल में देखते हैं तो पादप की वृद्धि तीव्र गति से होती है, लेकिन ग्रीष्म ऋतु के अंतर्गत उसकी मंद ऋतु से होती है। तो इसके पूरे टाइम पीरियड के साथ में वृद्धि किस प्रकार से प्रभावित होती है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। वृद्धि की समय के साथ में जो हम गणना कर रहे हैं, जो इसकी प्रावस्थाओं को देख रहे हैं, वो कहलाती है बल गतिकी। तो आज हमारा टॉपिक क्या रहेगा? वृद्धि की बल गति की, काइनेटिक्स ऑफ ग्रोथ टॉपिक हमारा इस भाग नंबर 2 के अंतर्गत ये रहा।
सबसे पहले हम बात करते हैं कि पादप वृद्धि की दर क्या होती है। वृद्धि दर, ग्रोथ रेट क्या होगी? ग्रोथ रेट का तात्पर्य क्या है? हमने बात की थी कि अभी कि समय के साथ में परिवर्तन होता है, कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है। तो किसी भी पादप भाग के क्षेत्रफल या आयतन में होने वाला परिवर्तन जो इकाई समय में होता है वो मूल रूप से पादप वृद्धि दर कहलाता है। किस में परिवर्तन होगा? आयतन में होगा, या फिर उसके भार में होने वाली वृद्धि जो कब होती है? एक निश्चित समय में होती है। तो हम लिख सकते हैं आसानी से, एक इकाई समय में या इकाई समय में हम ये लिख सकते हैं कि एक निश्चित समय में पादप अंग या भाग विशेष में, भाग विशेष के आयतन भी लिख सकते हैं इसको, या भार भी लिख सकते हैं। तो आयतन या भार में बढ़ोतरी को वृद्धि दर कहते हैं। क्या नाम देंगे? वृद्धि दर कहते हैं। ये हो गई इसकी डेफिनेशन वृद्धि दर की। मूल रूप से पादप भागों में पाए जाने वाले इस वृद्धि दर या बाइल गतिकी को हम दो प्रकार से नाप सकते हैं। प्रकार कितने हुए? दो प्रकार की। नंबर फर्स्ट प्रकार देखिए, सपोज कीजिए कि ये एक कोशिका है, एक सिंगल कोशिका। अब ये कोशिकाएं विभाजित होकर के दो कोशिका बनाती है। कितनी कोशिका बनाएगी? दो कोशिका। दो कोशिका बनी, इसमें से एक कोशिका है वो तो स्थायी ऊतक में बदल जाती है, और सेकंड कोशिका होती है वो क्या होती है? विभाजनशील रहती है। फिर ये पुनः कोशिका विभाजित होकर के दो कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। तो ये कोशिका पहले बनी हुई थी, इससे कितनी कोशिका बनी? दो कोशिकाओं का निर्माण हुआ। उसमें से भी एक कोशिका वापस किस में परिवर्तित होगी? स्थायी ऊतक में परिवर्तित होगी, और एक कोशिका थी वो अगेन विभाजनशील रहती है। तो अर्थात इस प्रकार की बलगतिकी के अंतर्गत केवल एक सिंगल कोशिका होती है, वो ही सदैव विभाजनशील रहेगी। बाकी कोशिकाएं जैसे जैसे आगे बनती जाएगी वैसे वैसे वो स्थायी ऊतकों में परिवर्तित होती जाएगी। तो इससे हमेशा एक कोशिका से फिर एक कोशिका से फिर एक सिंगल कोशिका बनती जाती है। तो विभाजनशील कोशिकाएं वो कितनी है? केवल और केवल एकल कोशिका ही होती है। इस प्रकार की वृद्धि को हम अंक गणितीय वृद्धि कहते हैं। इस प्रकार की वृद्धि पादप के कौन से भागों में पाई जा सकती है? तो किस भाग में होगी? जैसे ये प्रोतंत्र है, प्रोतंत्र की शीर्षक कोशिका, ये मूल तंत्र की शीर्षक कोशिका। ये कोशिका विभाजन करने के बाद दो कोशिका बनाएगी, पीछे वाली कोशिका स्थायी हो जाएगी, शीर्षक कोशिका ही विभाजनशील होगी। फिर ये शीर्षक कोशिका वापस विभाजनशील होगी, दो कोशिका का निर्माण करेगी, आधारीय कोशिका पुनः स्थायी कोशिका में परिवर्तित हो जाती है, और शीर्षक कोशिका अगेन विभाजनशील रहती है। तो अंकगणितीय वृद्धि का जो एग्जाम्पल आता है वो कहाँ से आता है या किस क्षेत्र में पाई जाती है? मूल और परोह शीर्ष की कोशिका। तो पहला प्रकार हुआ जो वृद्धि है वो अंकगणितीय वृद्धि के आधार पर होती है। दूसरी जो वृद्धि का प्रकार है वो थोड़ा सा अलग है। इस प्रकार की वृद्धि को हम ज्यामितीय वृद्धि कहते हैं। क्या होता है इस प्रकार में? एक कोशिका हमारे पास में ये है, विभाजन करके कितनी कोशिका बनाती है? दो कोशिका बनाएगी।
2 कोशिका। ये दोनों कोशिका अगेन विभाजनशील है। तो इस कोशिका, ए कोशिका नाम देता हूँ मैं, बी नाम देता हूँ। तो ए से भी 2 कोशिका बनती है, जिसको मैं सी और डी देता हूँ, और बी से भी 2 कोशिका बनती है, जिसको मैं ई और एफ देता हूँ। तो पहले कितनी बनी थी? 1 कोशिका थी। 1 से अब कितनी कोशिका हुई? 2 कोशिका हुई। अगले स्टेप में कितनी कोशिका हुई? 1, 2, 3 और 4 कोशिका। अगले में फिर प्रत्येक कोशिका विभाजनशील होगी तो कितनी होगी? 8 कोशिका होगी, 16 कोशिका होगी। तो उत्तरोत्तर स्टेज में कोशिकाओं की संख्या दुगुनी होती जाती है। इस प्रकार की वृद्धि को हम ज्यामितीय वृद्धि कहते हैं। किस में पाई जाती है? तो ये उदाहरण देखने को मिलता है, जैसे एक सिंगल कोशिका ये है, ये गोलाकार कोशिका। सबसे पहले विभाजन करके कितनी कोशिका बनी? 2 कोशिका बनी। फिर इसने विभाजन करके कितनी कोशिका बनी? 4 कोशिका बनी। फिर एक परिणत विभाजन होने से कितनी कोशिकाओं का निर्माण हुआ? 8 कोशिकाओं का निर्माण हुआ। उत्तरोत्तर कोशिकाओं की संख्या डबल होती जाती है। ये किस में है? एक द्विगुणित कोशिका में इस प्रकार का विभाजन होता है जिससे भ्रूण बनता है, अर्थात ये कोशिका कौन सी हुई? युग्मनज हुई। तो युग्मनज में होने वाली वृद्धि होती है वो कौन सी होती है? ज्यामितीय वृद्धि। तो विद्यार्थियों, इस काइनेटिक्स के अंतर्गत क्या पढ़ रहे हैं हम? वृद्धि दर पढ़ी कि कई समय में होने वाली, और वृद्धि समय के साथ में किस प्रकार से होती है उसके आधार पर 2 प्रकार की वृद्धि हुई, एक तो अंकगणितीय वृद्धि और एक ज्यामितीय वृद्धि। जब हम अंकगणितीय वृद्धि को अथवा ज्यामितीय वृद्धि को समय के साथ में या वृद्धि दर को समय के साथ में निरूपित करें तो एक प्रारूपिकी प्रकार का ग्राफ बनता है, जिसको हम वृद्धि चाप के नाम से अथवा वृद्धि ग्राफ के नाम से जानते हैं। प्रत्येक समय मौसम एक समान नहीं होता है, इसीलिए वृद्धि भी एक समान नहीं होती। पादपों में वृद्धि को प्रभावित करने वाले कई कारक होते हैं, उसमें से या उन कारकों के आधार पर यदि हम वृद्धि को समय के साथ ग्राफ के रूप में निरूपित करें तो हमें एक निश्चित प्रकार की वृद्धि चाप प्राप्त होता है। जैसे मैं इस y एक्सिस पर वृद्धि दर लिखता हूँ, वृद्धि दर कितनी वृद्धि दर होती है, और x एक्सिस पर अक्ष पर मैं समय को निरूपित कर रहा हूँ। निश्चित समय में कितनी वृद्धि हो रही है, जैसे प्रारंभ में 2 सेंटीमीटर कोई पादप था, उसके बाद में वो 10 सेंटीमीटर हुआ, 20 सेंटीमीटर हुआ। तो एक निश्चित समय को फिक्स सकते हैं कि एक दिन के अंदर कितनी होती है, दूसरे दिन कितनी हुई है, तीसरे दिन कितनी हुई है, और वृद्धि कितनी हो रही है उसको हम नाप ले रहे हैं। उसको यदि ग्राफ के रूप में निरूपित कर रहे हैं तो हमें इस प्रकार का ग्राफ देखने को मिलेगा। प्रारंभ में वृद्धि धीरे धीरे होती है, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब वृद्धि अचानक तीव्र हो जाती है, फिर धीरे धीरे वापस कम हो जाती है, और कम होने के बाद में फिर आगे हमें कोई विशेष परिवर्तन दिखाई नहीं देते। इस ग्राफ को वृद्धि चाप के नाम से जानते हैं, वृद्धि चाप। हालांकि वैज्ञानिकों ने इस वृद्धि चाप को अलग अलग तरह से निरूपित किया है, लेकिन सैक्स ने इसी वृद्धि चाप को समग्र वृद्धि काल के नाम से जाना था, जो कि इसकी एक अवस्था है। इस वृद्धि चाप या वृद्धि वक्र भी कह सकते हैं इसको, में कुल 3 भाग होते हैं। पहला भाग जब वृद्धि धीरे धीरे हो रही थी तब इसको नाम देते थे मंद काल। सेकंड नंबर, जब वृद्धि अधिकतम हुई तो उसको नाम देते हैं अधिकतम वृद्धि काल। फिर एक बार पुनः मंद काल हुई
और मंद काल के बाद में फिर धीरे धीरे वृद्धि होती है, तो इसको हम स्थायी वृद्धि अवस्था नाम देते हैं। तो कुल वृद्धि वक्र को हम 4 भागों में निरूपित कर रहे हैं। इसमें से प्रारंभिक मंद काल होता है। इस अवस्था के अंदर क्या परिवर्तन होने चाहिए? तो मंद वृद्धि काल में जो प्रारंभिक अवस्था है उस समय क्या था? जैसे हम बीज को जमीन में बोते हैं तो वो जल अवशोषित करता है, तो इसमें क्या परिवर्तन होगा? प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन ये होगा कि जितने खाद्य पदार्थ उसमें संग्रहित हैं वो धीरे धीरे प्रयुक्त होना प्रारंभ हो जाता है। खाद्य पदार्थ जब प्रयुक्त होंगे तो क्या होगा? उसके शुष्क भाग में कमी आ जाएगी। फलस्वरूप ग्रोथ तो हो रही है लेकिन बहुत ही लो लेवल पे, कोशिका के आंतरिक भाग की ओर वृद्धि हो रही है, इसलिए वो निरूपित या स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती। तो पहला हुआ मंद वृद्धि काल। इसमें क्या हुआ? कोशिका के आंतरिक भाग में हो रहा है और उपापचय में परिवर्तन हो रहा है। नंबर फर्स्ट, उपापचय क्रियाओं में परिवर्तन, और सेकंड नंबर का क्या परिवर्तन होता है? संचित खाद्य पदार्थ का क्या होगा? पदार्थों का उपयोग होना प्रारंभ हो जाएगा। और थर्ड नंबर क्या होगा कि जब उपयोग होगा, खाद्य पदार्थ कम होगा, तो शुष्क भार में कमी आ जाएगी। उस पादप भाग के शुष्क भार में कमी। नेक्स्ट, सेकंड नंबर पे स्थिति आती है, उसको नाम देते हैं अधिकतम वृद्धि काल। जैसे आपने देखा होगा कि नवोद्भिद उगा हुआ है और कुछ समय के बाद तीव्र गति से ग्रोथ करना प्रारंभ कर देता है, तो क्या हुआ? ये अधिकतम वृद्धि काल। अधिकतम वृद्धि काल। सैक्स ने इसी वृद्धि काल को समग्र वृद्धि काल के नाम से जाना था। इसमें होगा क्या कि उपापचय क्रिया तीव्र होने के कारण खाद्य पदार्थों का संश्लेषण अधिक होगा, जिसके फलस्वरूप पादप के शुष्क भार में अधिकतम वृद्धि होगी। उसके आकार और आयतन में तीव्र गति से परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाएगा, बढ़ोतरी होना प्रारंभ हो जाएगा, जो स्पष्ट रूप से दिख रही है। इस अवस्था तक समय कम लगता है लेकिन ग्रोथ फास्ट होती है। थर्ड नंबर का जो प्रावस्था आती है उसको नाम देते हैं पुनः मंद काल। इस अवस्था में क्या होगा? देखा होगा आपने कि जब जैसे बाजरे के बीज को बोने के बाद में हुआ क्या कि कुछ समय के बाद में उसमें अंकुरण हुआ। उस समय जैसे 2 या 3 दिन के बाद में अंकुरण होता है, 2-3 दिन तक उसकी उपापचय क्रिया बीज में परिवर्तित होती है, बीज के शुष्क भाग में कमी आती है, नाम देता है मंदवृद्धि काल। उसके बाद में जैसे नवोद्भिद बना, कुछ समय में जैसे महीने भर के अंतर्गत ग्रोथ करके अपनी अधिकतम लंबाई को प्राप्त कर लेता है, अधिकतम वृद्धि काल। लेकिन उसके बाद में क्या होता है? जैसे ही उसके ऊपर फ्लावरिंग आना प्रारंभ हो जाती है तो प्लांट की ग्रोथ बढ़ना कम हो जाती है, लेकिन धीरे धीरे ग्रोथ उसमें हो रही है। वो कायिक वृद्धि थी, समाप्त हो गई, अब जनन वृद्धि आ गई, ग्रोथ धीरे धीरे हो रही है, क्या कहलाएगा? मंद वृद्धि काल। उसके बाद में उसमें इतना परिवर्तन नहीं होता है, उतनी ही खाद्य पदार्थ का संश्लेषण होता है जितना उपयोग हो जाता है, फलस्वरूप उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो उसको नाम देते हैं स्थायी। तो नंबर 4, स्थायी वृद्धि काल। तो कुल वृद्धि वक्र को हम 4 प्रावस्थाओं में विभक्त करके पढ़ते हैं। एक नज़र दौड़ाते हैं हम इस पुनः ग्राफ पर। पादपों में होने वाली इस वृद्धि के फलस्वरूप जो ग्राफ बन रहा है वो इस प्रकार का है। ये किस प्रकार की स्थिति बता रहा है? अंग्रेजी के अल्फाबेट एस के समान, इसीलिए इसको वृद्धि का एस वृद्धि वक्र भी नाम दे सकते हैं। एस वृद्धि या ग्रोथ कर्व, अथवा इसको दूसरे रूप में होता है कि इसे हम सिग्मा से लिखते हैं, तो ये हो गया सिग्मॉइड वृद्धि वक्र। तो पादपों में होने वाली
वृद्धि का जो वक्र बनता है, कर्व बनता है, वो कौन से प्रकार का बनता है? एस के आकार के, जिसमें कितनी प्रावस्था होती है? कुल 4 प्रावस्था होती है। इसमें से अधिकतम वृद्धि कब होती है? अधिकतम वृद्धि काल में। वृद्धि वक्र का वो कौन सा काल होता है, कौन सा समय होता है जब पादप के शुष्क भार में कमी आती है? तो वो आती है मंद वृद्धि काल में। ध्यान रखना आप कि प्रारंभिक जो मंद वृद्धि काल है उसमें ड्राई वेट में कमी होती है, लेकिन अधिकतम के बाद में मंद काल जो पुनः आता है उसमें आकार में परिवर्तन नहीं होता, लेकिन उसके साथ साथ में उसके शुष्क भार में भी कोई परिवर्तन नहीं होता। तो विद्यार्थियों, आज का हमारा ये टॉपिक था वृद्धि की काइनेटिक्स। इससे संबंधित न्यूमेरिकल प्रश्न एग्जाम्स के अंतर्गत पूछे जाते हैं। ज्यामिति वक्र सामान्यतः पूछा जाता है या ज्यामिति वृद्धि सामान्यतः पूछी जाती है, और एस वृद्धि वक्र के बारे में पूछा जाता है। आज का टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के अंतर्गत देखेंगे कि पादपों में जो वृद्धि हो रही है, जैसे पादप आज 10 सेंटीमीटर था, कल उसकी लंबाई में कितनी वृद्धि हुई, वृद्धि दर में ज्ञात करना पड़ेगा। तो इसके लिए निश्चित प्रकार के अपरेटस उपकरण की आवश्यकता होती है, उन उपकरणों के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात वृद्धि दर को मापने के यंत्र के बारे में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में पादप वृद्धि के भाग 3 में। थैंक यू, नमस्कार।